Hello everyone, welcome to your history class. We are doing third chapter of 12th history. The name of the chapter is kinship, caste and class. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सोशल डिफरेंसेस मीन्स उस टाइम पीरियड पर सोसाइटी में किस तरह के डिफरेंसेस थे, वो सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप जो है कास्ट टर्म से प्रोबेबली फेमिलियर होंगे. मीन्स कास्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा. कास्ट जो है एक हिरार्किकली ऑर्डर सोशल कैटेगरीज का सेट होता है और इस आइडियल ऑर्डर के बारे में ब्राह्मणास ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में लिखा है. जब ब्राह्मणास ने इन टेक्स्ट में इन ऑर्डर के बारे में लिखा तो उन्होंने यहाँ पर पोजीशन भी फिक्स की थी कि कौन सबसे ऊपर होगा, कौन उसके बाद और कौन सबसे नीचे होगा. तो इस टाइम पर लिखते टाइम ब्राह्मणास ने अपने आप को नंबर 1 रैंक पे रखा है और सबसे नीचे उन्होंने शूद्रास और अनटचेबल, उन्होंने सोशल ऑर्डर में इसको बॉटम में रखा है. ठीक है. इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि ये जो सोशल ऑर्डर होते हैं वो बाय बर्थ डिटरमिन होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. मीन्स पूरी की पूरी सोसाइटी को उन्होंने 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया था. ये वर्णास थे. सबसे ऊपर इन वर्णास में ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य और देन शूद्र होते थे. ठीक है. द राइट ऑक्यूपेशन. अब इन वर्णास के धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो वर्णास के अकॉर्डिंग जो ऑक्यूपेशन होगा वो क्या क्या होगा. सबसे पहले ब्राह्मणास के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणास का काम था वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ करना और करवाना, गिफ्ट लेना और देना, ये ब्राह्मणास के वर्क थे. क्षत्रिय के वर्क थे वॉरफेयर में एंगेज रहना यानी कि युद्ध करते रहना, लोगों का प्रोटेक्शन करना, उनके साथ जस्टिस करना, वेदों की स्टडी करना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना और गिफ्ट देना. जो लास्ट के 3 हैं, लास्ट के 3 इन द सेंस कि वेदों की स्टडी करना, सेक्रीफाइस करना और गिफ्ट देना, ये वैश्यों के लिए भी थे और इसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेडिंग भी करते थे. शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही काम रखा गया था और वो था ऊपर वाली तीनों हायर वर्णास जो थे उनकी सर्विस करना. ओके. ब्राह्मणास ने इन रूल्स को इवॉल्व करने के लिए 2 और 3 स्ट्रेटजीज का यूज़ किया. सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो सोशल ऑर्डर है वो डिवाइन ओरिजिन है, यानी कि देवताओं के द्वारा फिक्स किया गया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. सेकंड, उन्होंने सभी किंग्स को एडवाइस किया कि वो अपने किंगडम में इन नॉर्म्स को फॉलो करवाएं. थर्ड, उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया कि ये जो सोशल ऑर्डर है वो बर्थ के बेस पर ही डिटरमिन होता है और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. सो इन 3 स्ट्रेटजीज को यूज़ करके इन नॉर्म्स को लागू करवाया गया. हालांकि ये इतना ईजी नहीं था. सो इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से करने के लिए उन्होंने टेक्स्ट जैसे कि महाभारत है इनके अंदर भी इन ऑर्डर को डालना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था. डिवाइन ऑर्डर. अब डिवाइन ऑर्डर किस तरह से फिक्स किया गया. ब्राह्मणास ने बताया कि सभी लोगों का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा से हुआ है. अब ब्रह्मा से जो लोगों का ओरिजिन हुआ उसके प्लेसेस अलग अलग थे. जैसे कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के माउथ से पैदा हुए, क्षत्रिय उसकी आर्म से पैदा हुए और वैश्य उसकी थाई से और शूद्र जो है उसके फीट से पैदा हुए थे. और इसी ओरिजिन प्लेस की वजह से उनकी सोशल ऑर्डर में पोजीशन भी बताई गई है. मीन्स अगर ब्राह्मणास माउथ से पैदा हुए हैं तो वो सबसे ऊपर हैं, क्षत्रिय आर्म से पैदा हुए हैं तो क्योंकि माउथ के बाद आर्म ही आती है बॉडी पार्ट में, फिर वो उनके बाद है. फिर थाइस से वैश्य पैदा हुए तो वो 3rd नंबर पर है. और शूद्रास पैरों से पैदा हुए हैं तो मीन्स पैरों में ही, पैर तो क्या करते हैं, हमारी सर्विस करते हैं, चलने में हमारी हेल्प करते हैं. सो इसीलिए शूद्रास का काम भी यही है. ठीक है. प्रॉपर सोशल रोल्स. अब सोशल रोल्स प्रॉपर क्या थे, यहाँ पर ये स्टोरी ली गई है महाभारत के आदि पर्वन से. इसमें गुरु द्रोणा के बारे में बताया गया है. गुरु द्रोणा पांडव और कौरवों के टीचर थे. वो इनको जो है आर्चरी सिखाते थे. एक बार एकलव्य कौन था, एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषाद था, मीन्स हंटिंग कम्युनिटी, एक हंटर था. वो गुरु द्रोणा के पास आता है और उनसे आर्चरी सीखना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणा ने उनको अपना स्टूडेंट बनाने से रिफ्यूज़ कर दिया था. एकलव्य वापस फॉरेस्ट में चला गया. वहाँ पर उन्होंने क्ले के साथ गुरु द्रोणा की इमेज बनाई और उस इमेज को एज अ टीचर ट्रीट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी. कुछ ही टाइम पीरियड बाद एकलव्य जो है बहुत ही ग्रेट स्किल्स के साथ एक अच्छा आर्चर बन गया था. मीन्स उसने आर्चरी में बहुत ही अच्छी स्किल्स को एक्वायर कर लिया था. एक दिन जब कुरु प्रिंस अपने डॉग के साथ जो है
फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए आए तो उनका डॉग एक डियर के ऊपर बाग कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो एकलव्य ने जब उसके शोर को सुना तो उसने 7 एरोज एक साथ उसके माउथ में डाल दिए और इस तरीके से डाले कि उसके माउथ को किसी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर पांडव जो है अमेज रह गए कि इतनी अच्छी आर्चरी किसने की है। सो उन्होंने जो है एकलव्य को ढूंढा और एकलव्य ने बताया मैं जो है गुरु द्रोण का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद अर्जुन जो है गुरु द्रोण के पास जाते हैं जो कि उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। उन्होंने एक बार गुरु द्रोण ने अर्जुन को एक बार कहा था कि तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और तुम ही जो है बेस्ट आर्चर बनोगे, तुम्हारे जैसा आर्चर इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा। सो अर्जुन ने अपनी प्रॉमिस द्रोण को याद दिलवाई। द्रोण इमीडिएटली एकलव्य के पास जाते हैं और एकलव्य ने जहाँ पर क्ले की उसकी इमेज बनाई हुई थी वो देखते हैं। ये सारी द्रोण ने एकलव्य ने द्रोण की जो इमेज बनाई हुई थी, ठीक है, इसके बदले में द्रोण क्या कहते हैं कि मुझे तुमसे जो है फ़ी चाहिए, मैंने जो तुम मुझे जो टीचर मानते हो इसके बदले में मुझे फीस चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे राइट हैंड का थंब चाहिए। एकलव्य ने बिना हेजिटेट किए जो है अपने राइट हैंड का थंब गुरु द्रोण को काट कर दे दिया था। इसके बाद एकलव्य इतनी अच्छी तरह से आर्चरी नहीं कर पाया था और अर्जुन जो है फेमस आर्चर बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु द्रोण ने अपनी प्रॉमिस को भी कंप्लीट किया और उन्होंने अपने धर्म को भी निभाया जो वहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराउज होता है कि क्या गुरु द्रोण ने सही किया था या नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नॉन क्षत्रिय किंग्स। अगर हम शास्त्रों को देखें तो इनमें क्या इंक्लूड किया गया है कि सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूलिंग लिंगास देखे गए हैं जिनका डिफरेंट ओरिजिन हुआ था। अगर हम मौर्यास के सोशल बैकग्राउंड के बारे में बात करें जिन्होंने एक बहुत बड़े एम्पायर पर रूल किया था, ये जो है हॉटली डिबेटेड है। मीन्स मौर्यस के बारे में डिबेट होती है कि उनका ओरिजिन कौन से कुल से हुआ था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या बताते हैं कि मौर्य जो है वो लो ओरिजिन के थे, ठीक है। अब उनके जो डिसेंडेंट थे शुंग और कर्ण वो जो है ब्राह्मण थे। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो लो कास्ट के लोग थे या ब्राह्मण थे, कोई भी किंग बन सकता है, उसका क्षत्रिय होना कोई जरूरी नहीं था। किसी के पास भी अगर सपोर्ट और रिसोर्सेज हैं तो वो किंग बन सकता था। एक और दूसरे रूलर के बारे में अगर हम बात करें, शक जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ब्राह्मण उनको मल्लेच, बर्बर और आउटसाइडर्स कहते थे, लेकिन इसके कंपैरेटिवली संस्कृत टेक्स्ट में उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। किसके बारे में? रुद्रादमन जो है एक बेस्ट नॉन शक रूलर थे। उन्होंने सुदर्शन लेख को बनवाया था और इस लेख के बनवाने के बाद संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस में टेक्स्ट में जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो संस्कृत के ट्रेडिशंस थे उनमें जो है मल्लेच को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, एक और बेस्ट नोन रूलर सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। सातवाहन डायनेस्टी का जो बेस्ट नोन रूलर था गोमती पुत्र श्री सतकर्णी, वो अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण कहता था, ठीक है। क्या कहता था? मैं एक अलग से ही ब्राह्मण हूँ, और इसके साथ साथ वो अपने आप को क्षत्रियों का डिस्ट्रॉयर कहता था, ठीक है। उसने क्लेम किया कि वर्णास में मैरिज के जो रूल लिखे हुए हैं, वर्णास के अकॉर्डिंग मैरिज के जो रूल हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके कंपैरेटिवली उसने जो है रुद्रादमन के साथ मैरिज अलायंसेस भी सिचुएटेड किए थे। सो यहाँ पर भी हमें जो है कंपैरिजन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो कास्ट का फ्रेमवर्क था वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, उसको कंप्लीट करना या उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। सातवाहन जो अपने आप को ब्राह्मणास कहते थे, लेकिन उन्होंने रूल भी किया, हालांकि वो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी उन्होंने रूल किया। उन्होंने जो है वर्णास के जो ऑर्डर थे उसको भी नहीं माना, क्योंकि वर्णास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो मैरिज का जो सिस्टम है, जो एक्सोगैमी सिस्टम है, मीन्स जहाँ पर पिता जो है अपनी बेटी का दान करता है, उसी सिस्टम को अपनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है एंडोगैमी सिस्टम, यानी कि जहाँ पर एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ होती थी, उस को फॉलो किया। गॉट इट। नेक्स्ट है जातीज एंड द सोशल मोबिलिटीज़। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, वो जो है हमें दूसरी सोशल कैटेगरीज जैसे जाति, इनमें भी देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जाति भी वर्णों की तरह बर्थ पर ही बेस करती थी, लेकिन वर्ण जहाँ पर नंबर में सिर्फ 4 थी, वहाँ पर जातियों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यानी कि वो बहुत सारी थी।
ऐसे लोग जो ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग नहीं रहते थे, मीन्स संस्कृत नहीं बोलते थे, उनके रूल को फॉलो नहीं करते थे, उनको क्या समझा जाता था? मल्लेच या दूसरी लो जाति के लोग समझा जाता था। उनके अंदर निषाद आते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, जो हंटिंग करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट में रहने वाले ये जो लोग थे इनको निषाद कहा जाता था, क्योंकि क्या करते थे? ये हंटिंग करते रहते थे, इनकी जीविका भी इसी के ऊपर बेस करती रहती थी। ये जो है कभी कभार इनको श्रेणीज और गिल्ड भी कहा जाता था। वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड हिस्टोरियंस ऑफ दिस ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के बारे में, यानी कि जो ये श्रेणीज और गिल्ड्स थी, इनके बारे में हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ एक्सेप्शंस भी थे। एक इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, जिसको उस टाइम पर मंदसौर कहा जाता था, मध्य प्रदेश में एक सिल्क वीवर्स का गिल्ड था, उनकी एक श्रेणी थी जो कि लाट, यानी कि जो गुजरात है आज के टाइम पीरियड पर, उसको लाट कहा जाता था, वहाँ पर रहा करते थे। उन्होंने मंदसौर के राजा के बारे में सुना कि वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उन्होंने लाट को छोड़कर अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ, अपने किंग फोक के साथ जर्नी करना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो लास्ट में मंदसौर पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमने आपकी ग्रेटनेस के बारे में सुना है और इसलिए हम आपके किंगडम में सेटल होना चाहते हैं। सो ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलती हैं जहाँ पर हमें इन श्रेणीज़ के बारे में, गिल्ड के बारे में पता चलता है। हालांकि जो गिल्ड का ऑक्यूपेशन होता था वो जो है उनकी स्किल के बेस पर ही होता था कि किस तरह की किसी के पास स्किल है, लेकिन कई बार वो दूसरे ऑक्यूपेशंस को भी अपना लेते थे। ठीक है, कई बार वो जो है ट्रेडिंग भी किया करते थे। बियॉन्ड द फोर वर्णास इंटीग्रेशंस, फोर वर्णास के विरुद्ध, यानी कि फोर वर्णास से प्रे इंटीग्रेशन, एकीकरण करना। ओके, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी होने के साथ, डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणिकल थॉट्स का प्रभाव नहीं रहा है, मीन जिन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं माना है। व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज ओड, अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल लाइफ। जब भी उनको संस्कृत टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? ओड, यानी कि अलग हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और पशुओं के जैसे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में अगर हम बात करें, जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, इनको जो है निषाद कहा जाता था और एकलव्य भी उसी से बिलोंग करता था। अदर हु वर व्यूड विथ सस्पिशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन सच एज द नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट, कुछ ऐसे भी होते थे जो पेस्ट्रोलिस्ट थे, यानी कि यायावर, नोमैडिक थे, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे। वो जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले फ्रेमवर्क में कभी अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाए, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ही हमेशा मूव करते थे। नॉन संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, यानी कि संस्कृत नहीं बोलते थे, इसीलिए उनको मल्लेच या नीचा समझा जाता था। इन लोगों के बारे में, हालांकि इन लोगों के बीच के भी जो आइडियाज और बिलीव्स थे वो आपस में शेयर किए जाते थे। जैसे कि अ टाइगर लाइक हस्बैंड, यहाँ पर महाभारत की एक स्टोरी दी हुई है, ये स्टोरी भी आदि पर्वन से ही ली हुई है। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक बार पांडव जो है फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। पांडव 5 थे, सभी पांडव जो है रात के टाइम पर सो जाते हैं। सिर्फ जो सेकेंड पांडव जो कि अपनी ब्रेवरी के लिए उसको जाना जाता था, पावर्स के लिए जाना जाता था, वो रात को नहीं सोया था। ठीक है, अब उसी फॉरेस्ट में राक्षस भी रहते थे जो मैन ईटिंग, लोगों को मैन को खाते थे। उन राक्षसों को पांडवास की सेंट खुशबू आई और इसीलिए उन राक्षस ने अपनी सिस्टर हिडिम्बा को उन आदमियों को कैप्चर करने के लिए भेजा। जैसे ही हिडिम्बा भीम को देखती है तो शी फॉल इन लव विद भीमा और वो जो है अपने आप को एक बहुत ही सुंदर मेडन के रूप में ट्रांसफ़र कर लेती है, एक बहुत ही सुंदर लेडी बन जाती है, ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसके सामने अपना प्रपोजल रखती है। लेकिन भीम ने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था। इसी बीच राक्षस वहाँ पर पहुँच जाता है, भीम को चैलेंज करता है रेसलिंग मैच के लिए। भीम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और राक्षस को मार डालता है। इसकी आवाज़ को सुनकर सभी जो दूसरे पांडव थे वो जाग जाते हैं और फिर हिडिम्बा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और डिक्लेयर करती है कि मुझे जो है भीम से लव हो गया है। फिर वो कुंती को कहती है कि मैंने भीम के लिए अपने फ्रेंड्स, अपना धर्म, अपने जो रिश्तेदार थे सबको छोड़ दिया है और मैं आपके इस टाइगर लाइक सन से शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे या तो आप इसको जो है मेरी बेवकूफ़ी समझे या फिर मुझे अपना सर्वेंट मान ले, लेकिन मैं आपकी फैमिली को ज्वाइन करना चाहती हूँ और आपके सन को अपना हस्बैंड मान चुकी हूँ। अल्टीमेटली युधिष्ठिर जो है इस मैरिज के लिए अग्री हो जाते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन उसके सामने रखते हैं कि रात के टाइम पर
उन्हीं के साथ रुकेगा और दिन के टाइम पर वो हिडिंबा के साथ रुक सकता है। सो ये जो कपल था वो पूरा दिन जो है पूरे वर्ल्ड के चक्कर लगाता था, पूरे वर्ल्ड को देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और कुछ टाइम बाद हिडिंबा ने एक राक्षस को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ टाइम बाद जो है मदर और सन, जो राक्षस मदर और सन थे, दोनों पांडवास को छोड़कर चले गए थे। लेकिन घटोत्कच ने प्रॉमिस किया कि जब भी पांडवास को उनकी ज़रूरत होगी वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि एक तो राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके बिहेवियर जो है सोशल कैटेगरीज में रहने वाले लोगों के बिहेवियर से अलग होते थे, यानी कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो बिहेवियर लिखे हुए थे लोगों के बारे में उनसे जो अलग होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता, उनको राक्षस कहा जाता था। मीन्स जो ना तो संस्कृत बोलते थे और जो मांस को खाते थे, ठीक है, उन्हें राक्षस कहा जाता था। दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपस में दूसरी जाति के लोग थे वो आपस में अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को शेयर करते थे। बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। फोर वर्नास से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे, ठीक है। साथ ही उन्होंने उनको जो है अनटचेबल घोषित कर दिया था। ब्राह्मणों का ये मानना था कि जो ये सेक्रीफाइसेस, जो ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ये बड़े ही सेक्रेड होते हैं, मीन्स बड़े ही पवित्र होते हैं और उनको प्योर करना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे लोग जो कि अनटचेबल हैं उनके हाथ से ब्राह्मण या दूसरे ऊंची जाति के लोग खाना भी नहीं खाते थे, अपनी प्योरिटी को बना कर रखते थे। इवन जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ जो अनटचेबल्स को द्वारा की जाती थी उन्हें पॉल्यूट समझते थे, मीन्स उनको पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता था। जो अनटचेबल थे उनके काम भी फिक्स थे, उनको जो है जो मरे हुए एनिमल्स थे और उनके कॉरप्स थे उनको हैंडल करना पड़ता था, ठीक है। इसीलिए इनको चंडाल कहा जाता था। इन्हें जो है हिरार्की में सबसे नीचे रखा गया था। देयर टच एंड इन सम केसेस, उनकी टच और कुछ केसेस में तो अगर उनको देख लिया जाता था तभी जो है टॉप के जो सोशल ऑर्डर के जो टॉप में लोग थे वो अपने आप को पोल्यूट समझना स्टार्ट कर देते थे। मनुस्मृति में इनके ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि चंडाल कौन कौन से काम करेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है कि चंडाल एक तो गांव से बाहर रहेंगे, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, जो मरे हुए लोग हैं उनके क्लॉथ्स पहनेंगे, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ वो रात के टाइम पर विलेजेस और सिटीज़ में वॉक नहीं कर सकते थे। उसके साथ उन्हें जो है उनके रिश्तेदारों की जो मरी हुई जो बॉडीज़ थी या फिर ऐसे लोग जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, रिलेटिव्स नहीं होता था, उनकी बॉडीज़ को डिस्पोज करना होता था, ठीक है। मच लेटर 5th सेंचुरी में यहाँ पर बुद्धिस्ट एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे फा शियांग। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो ये अनटचेबल्स थे इनको गलियों में क्लैप करते हुए चलना पड़ता था ताकि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अब उन्हें देखने को अवॉइड कर सके, क्योंकि जब वो उनको देख लेते थे तब भी यही समझते थे कि भाई हाँ वो पॉल्यूट हो गए हैं, ठीक है। शांग जेंग जो कि 7th सेंचुरी में आए थे, दूसरे चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे, उन्होंने भी इनके बारे में लिखा और उन्होंने कहा कि इन चंडाल्स को जो है सेक्वेंजर्स क्या होते हैं, सफाई करने वाले सेक्वेंजर समझा जाता था और इनको जो है सिटी से बाहर रहने के लिए फोर्स कर दिया गया था, ठीक है। जो ये ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है इनको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि जो चंडाल्स की लाइफ थी वो जो है बहुत ही मुश्किल थी और शास्त्रार्थ में लिखा हुआ है कि उन्हें कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। बट क्या इन चंडाल्स ने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था? क्या ब्राह्मणिकल ग्रंथों में जो उनके बारे में लिखा हुआ है उसको वो अग्री करते थे या नहीं करते थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे या नहीं चलते थे? यहाँ पर बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में उनकी स्टोरी दी हुई है। वो इसमें क्या लिखा हुआ है, बोधिसत्व जो है क्या बोधिसत्व एक बार जो है बुद्ध जो है मातंग जातक के रूप में उनका जन्म हो जाता है जो चंडाल थे, ठीक है। बोधिसत्व उनका जो बुद्ध का जो पूर्व जन्म था। बोधिसत्व वॉज बोर्न आउटसाइड ऑफ द सिटी बनारस एज अ चंडाल सम नेम्ड मातक। एक बार बोधिसत्व का जन्म जो है एक चंडाल के सन के रूप में होता है जिनका नेम मातंग रखा गया था। मातंग एक दिन सिटी में कुछ काम के लिए जाता है, वहीं पर उसको जो है दित्य मंगलिका के साथ
उसका एनकाउंटर होता है। मीन्स दितमंगलिका एक मर्चेंट की डॉटर थी। दितमंगलिका जो है मातंग को देख लेती है। मातंग को देखने के बाद वो चिल्लाती है कि उसने बहुत कुछ बुरा देख लिया है। उसके बाद वो अपनी आंखें धोती है और इसके कंपैरेटिवली क्या होता है, जो मर्चेंट यानी कि दितमंगलिका के जो फादर थे, उसके जो नौकर थे, उन्होंने मातंग को मारा पीटा कि वो उसके सामने क्यों आया था। ठीक है, सो मातंग ने क्या किया, वो उनके दरवाजे के सामने लेट गया था। 1 हफ्ते तक वहीं लेटा रहा था और तब उठा जब दितमंगलिका मातंग के साथ चंडाल की जो बस्ती थी वहाँ पर रहने के लिए रेडी हो गई। अब घर लौटने के बाद मातंग जो है वर्ल्ड को रिनाउंस करने के लिए यानी कि वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। कुछ समय के बाद वो घर वापस आया। घर वापस आने के बाद उसने दितमंगलिका से शादी कर ली थी। उनका एक बेटा हुआ जिनको जो है मांडव कुमार के नाम से जाना गया। मांडव कुमार ने वेदों की स्टडी की। वेदों की स्टडी करने के बाद वो ब्राह्मण बन गया था और उसके बाद डेली 16,000 ब्राह्मणों को वो खाना खिलाता था। एक दिन जो मातंग है वो फटे पुराने कपड़े पहनकर और रैक्स यानी कि फटे पुराने कपड़े पहनकर और एक मिट्टी का बोल लेकर जो है मातंग के मांडव कुमार के डोर पर आया और उससे जो है भिक्षा मांगने लगा। उसने कहा कि तुम तो बहुत ही गंदे अनटचेबल हो, ये जो खाना है वो ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो इस पर मातंग उसको कहता है कि तुम्हें जो है अपने बर्थ के ऊपर ज़्यादा प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो। अगर तुम एक ज्ञानी होते, तुमने सच में शास्त्र को पढ़ा होता तो तुम ये जान जाते कि इंसान कोई भी पॉल्यूट नहीं होता है। सो वहाँ से गुस्सा होकर मातंग वहाँ से चले जाते हैं और फिर आकाश में जाकर डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, जब दितमंगलिका को इसके बारे में पता चला तो वो मातंग से माफ़ी मांगने के लिए गई और इसके बाद वो जो है मांडव के पास आ गई थी। ठीक है, सो इस तरह से इस स्टोरी से भी हमें पता चलता है कि जो चंडाल थे या सोसाइटी में दूसरे लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिंगल होते रहते थे, अपने आइडियाज़ को अपने बिलीव्स को जो है शेयर करते रहते थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। यहाँ तक आपको आई थिंक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।